हेलो फ्रेंड्स, एबीएम की हम कुछ केस स्टडी एक और डिस्कस करने वाले हैं आज। इसमें बोला है मिस्टर मोहन एजीएम ऑफ एबीसी बैंक हैज अरेंज फॉर अ कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मिस्टर मोहन है जो कि एबीसी बैंक के एजीएम है, उन्होंने एक कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज कराया इन हिज ब्रांच ऑन 25 अक्टूबर 2022। डेट आप मान लीजिए कोई भी। तो एबीसी बैंक के एजीएम ने एक कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करा। अभी कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम क्या होता है, इसमें कस्टमर्स आके बैंकों के जो प्रमाइसिस है वहाँ पे आते हैं और उनके जो भी डाउट्स है, जैसे किसी कस्टमर को कुछ डाउट है कि क्या ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो उस तरीके के वो डाउट क्लियर करते हैं और जनरली ब्रांच मैनेजर उनके साथ उनका प्रॉपर मीटिंग चलता है। ठीक है, वही होता है हमारा कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम। सो मीटिंग इज अटेंडेड बाय द कस्टमर फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। तो हर कैटेगरी के कस्टमर्स आए। एक्सपोर्टर्स थे, इम्पोर्टर्स थे। एक्सपोर्टर्स कौन है? जो सामान बना के बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्टर्स है जो बाहर से सामान मंगाते हैं। ऐसी एनआरआईज भी। एनआरआई कौन होते हैं? जो बाहर की कंट्री के जिनको रेजिडेंशियल, बाहर की कंट्री की जो उनको सिटीजनशिप मिली होती है वो एनआरआईज हो गए। ठीक है। अ क्वेश्चन आंसर सेशन एज फॉलोअप्स टेक्स प्लेस। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे चलते हैं। एनआरआई का प्रॉपर डेफिनेशन सब हमने देखा ना कि लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज अगर ज़्यादा बाहर की कंट्री में रहे हो तब आप एनआरआई कहलाते हैं। चलिए, ये सारे कस्टमर्स थे और इनके साथ ये जो हमारे मिस्टर मोहन के मिस्टर मिहिर मान लीजिए, कोई उनके असिस्टेंट या मिस्टर मोहन ये खुद ही। तो इन्होंने इनको कस्टमर्स को रिस्पॉन्स दिया। पहला क्वेश्चन पूछा गया मिस्टर अमृत के द्वारा। मिस्टर अमृत सीईओ ऑफ वन ऑफ द बिग फोर ऑडिटिंग फर्म्स इज अ वीआईपी। तो मिस्टर अमृत एक वीआईपी कस्टमर है जो कि एक बड़ी ऑडिटिंग फर्म के सीईओ है। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? वो हैदराबाद में रहते हैं, रेजिडिंग इन हैदराबाद। ही विशेस टू नो वेदर ही कैन इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन यूएसए। वो जानना चाहते हैं मिस्टर अमृत की क्या वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूएसए में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ सालों बाद उसके रेट बढ़ गए तो उसको बेच दिए। तो वो यहाँ के इंडिया के, और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो यूएसए की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज हाउस प्राइसेस हैव बिकम वेरी अट्रैक्टिव देयर। कि वहाँ पे जो हाउस प्राइसेस वो काफी अट्रैक्टिव, मतलब अभी अच्छे खासे रेट पे मिल रहे हैं घर, बाद में ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या वहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? आंसर क्या दिया हमारे सीईओ ने, सॉरी एजीएम ने, मिस्टर मोहन ने। तो उन्होंने चार ऑप्शंस रखे कि यस ही कैन इन्वेस्ट एंड बाय द हाउस। दूसरा है नो ही कैन नॉट इन्वेस्ट। तीसरा है यस ही कैन बाई हाउस, ले सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम रिमिटेंस है पर कैलेंडर ईयर है 2 लाख यूएसडी अंडर लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम। और चौथा है कि घर तो ले सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2.5 लैक्स है यूएसडी एक साल का। ठीक है, चार ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन बताइए सही है? तो पहली बात कि बाहर अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिट है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कितना लिमिट है? वो है 2,50,000 यूएसडी एक साल का। तो पर फाइनेंशियल का लिमिट है 2,50,000। तो 2,50,000 तक का ही लिमिट तक में वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, कि इन्वेस्ट कर सकते हैं पर लिमिट कितना रहेगा? 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर का लिमिट रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इसमें आपका पूछ लेते हैं कई बार कि लिबरलाइज लिमिटेड स्कीम के तहत कितना एक साल में जो है आप पैसा बाहर भेज सकते हैं। तो फॉरेन करेंसी में रहेगा जनरली, तो फॉरेन करेंसी है तो 2,50,000 का यूएसडी इसमें रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर अमृत सेज दैट ही विल डेफिनेटली मेक रेमिटेंस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो वो बोल रहे हैं कि अब वो कुछ, मिस्टर अमृत ने यहाँ पूछा था कि घर ले सकते हो, तो बैंक एजीएम ने बताया कि हाँ 2,50,000 तक आप रिमिटेंस कर सकते हैं, मतलब पैसा भेज के वहाँ घर खरीद सकते हैं। उसने बोला कि ठीक है, अब तो पक्का वो रिमिटेंस करेंगे कुछ महीनों में। वो न जो घर है खरीदना चाह रहे हैं, जो भी उनको परमिटेड लिमिट है 2,50,000 यूएसडी का। हाउएवर ही इज वॉरिड अबाउट द डॉलर रूपी रेट आर नॉट मूविंग इन हिज फेवर। लेकिन उनको टेंशन है कि अभी तो उनके पास पैसे हैं, वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो तब रेट महंगा हो गया तो तब क्या करेंगे? वो कैसे इसी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को? तो उसका तरीका क्या बताया कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं। कितने का? 2,50,000 का। 2,50,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अभी से आप रेट डिसाइड कर लीजिए, पर वो जो डिलीवरी है, जो पेमेंट है, वो कब होगी? फ्यूचर डेट में होगी। जैसे डॉलर और रुपी है, आज जो रेट है उसी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो लिया जाएगा। और एक जो भी प्रीमियम है, जो भी पेमेंट मांगी जाएगी बैंकों के लिए, उसके लिए जो कमीशन वो दिया जाएगा। और उसके बाद जो आज रेट डिसाइड हुआ उसी रेट पे आप चाहे 1 महीना बाद, जब भी आप 2 महीना बाद, जब भी आप चाहो, आपको जो डॉलर भेजने होंगे, रिमिटेंस करने होंगे, आपको रेट आज ही का लगेगा। तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम अभी उसको बुक कर लेंगे, अभी के रेट में हम बुक कर लेंगे, पर फ्यूचर में अगर रेट हमारे हिसाब से फेवरेबल नहीं है तो हम उसको, हमें उस रेट की टेंशन नहीं है। हमने जो रेट बुक किया हमें वही रेट मिलेगा। अगर हम फ्यूचर में 2 महीने 4 महीने बाद जब भी जाए, हमने आज जो रेट बुक किया हमें उसी रेट पे जो है पेमेंट मिलेगा, उसी रेट पे रिमिटेंस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, रिमिटेंस करने का मतलब जैसे आज $1 का कीमत है 70, मान लीजिए 2 महीने बाद $1 का कीमत हो गया 75। तो
₹5 का फर्क पड़ा 2 महीने में, वो भी $1 पे। ऐसा अगर आपको $2,50,000 बेचने हैं तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इतना बड़ा अमाउंट का आपको डिफरेंस पड़ेगा। पर क्योंकि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया होगा, तो भले ही तब 2 महीने बाद $1 की कीमत ₹75 हो जाए, उसकी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने तो 2 महीने पहले जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया उसके तहत, उसके मुताबिक आपको $1 के लिए ₹70 ही पे करने पड़ेंगे। भले ही आपके दोस्त जो कि जिन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बुक कराया होगा तो उनको ₹75 पे करने पड़ेंगे 2 महीने बाद, लेकिन आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करा लिया था तो इसीलिए आपको सिर्फ ₹70 $1 के लिए पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही 2,50,000 के लिए 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 70, तो जितना भी पैसा आ जाएगा उतने पैसा आप भेजिए और बदले में बैंक आपके नाम पे 2,50,000 USD की रिमिटेंस कर देगा और आप उस घर को खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ये ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये हमें फ्यूचर में जो रेट बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, हमें उसका टेंशन है, तो उसी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो तरीका क्या बताया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लीजिए 2,50,000 का, तो टेंशन होने का जरूरत नहीं है। जो भी आपका डॉलर और रुपये के रेट का जो आपको लग रहा है कि फेवरेबल नहीं है, कैसा है, उसका टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, मतलब कुछ कमीशन तो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिस्टर आनंद इज एनआरआई एंड यूएसए, करंटली ही इज ऑन होम विजिट। अभी यूएसए में है एनआरआई मिस्टर आनंद। ही हैज सेव मनी इन डॉलर इन एफसीएनआर। आपको मालूम है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट जो डिपॉजिट है उसमें जो पैसा है ये एक टाइप का एफडी होता है, और 1 साल से मिनिमम 5 साल तक मैक्सिमम, और इसमें जो पैसा है वो सिर्फ फॉरेन करेंसी में आप रख सकते हैं। किसकी बात हो रही है, एफसीएनआर की। ठीक है, पहली बात तो फॉरेन करेंसी में पैसा रख सकते हैं, और दूसरी बात की जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमें फॉरेन करेंसी में मिलता है। तो एफसीएनआर अकाउंट जनरली इसलिए ओपन किया जाता है कि आप डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर रुपये को डॉलर में, तो बार बार ये जो एक्सचेंज रेट रिस्क आपको झेलना पड़ रहा है उससे बच जाते हैं। दूसरी बात, एफसीएनआर तो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो इसमें बार बार आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तीसरी बात, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो फॉरेन करेंसी में ही मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी आप डॉलर में, अगर डॉलर में अमाउंट है तो डॉलर में आप इंटरेस्ट अर्न करोगे, ये इसका रहता है। तो उसने एफसीएनआर अपने एफडी में पैसा जमा कर रखा है मिस्टर आनंद ने। मैच्योरिंग इन नेक्स्ट 3 मंथ, 3 महीने में वो क्या है, मैच्योर होने वाला है। He wishes to know whether he can book a forward contract to receive the maturity proceeds in GBP। वो बोल रहे हैं कि क्या वो ऐसा कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता है कि जब मैच्योरिटी होगी तो उसको पैसा किस में मिलेगा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी कि ब्रिटेन की करेंसी में मिलेगा। क्या ऐसा कोई तरीका है, यूएसए में उसने डॉलर में जो है, डॉलर में अपना एफसीआर में पैसा रखा और बोल रहा है कि जब मैच्योर हो जाएगा 3 महीने बाद, तो मैं अभी से क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता हूँ कि मेरे को जो पैसा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में मिले। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो, वो ये भी जानना चाहता है वेदर द बैंक कैन मेक अ रेमिटेंस इन जीबीपी। वो ये भी जानना चाहता है कि क्या बैंक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो कि हमारा ब्रिटेन का करेंसी, तो क्या उस करेंसी में बैंक मैच्योरिटी डेट पे मुझे पेमेंट कर सकता है। उसको खुद को नहीं चाहिए, टू ए थर्ड पार्टी, मतलब उसका जो सन है जो कि स्टडी करेगा ब्रिटेन के स्कूल से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वहां से अगर वो स्टडी करेगा तो उसके लिए पाउंड में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या वो पेमेंट डायरेक्ट पाउंड में कर सकता है। मतलब उसके दो डाउट है मिस्टर आनंद के, एक तो यूएसडी में, मतलब डॉलर में उसका जो एफसीएनआर है वो जब मैच्योर होगा तो क्या उसको जीबीपी में मिल सकता है, जो मेच्योरिटी है वो जीबीपी में चाहता है। और दूसरा बोल रहा है कि जो जीबीपी में उसके नाम पे पैसा आ जाएगा, क्या वो उसको अपने सन के नाम पे जो ब्रिटेन के स्कूल है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां भेज सकता है जीबीपी में। ये दो उसके डाउट है। तो आंसर है पहले नो, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बुक कर सकता और उसको पैसा डॉलर में मिलेगा, पहला ये है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है यस ही कैन बुक एक क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका नाम है क्रॉस करेंसी। इसमें क्या है कि करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, आपको डॉलर में नहीं चाहिए, पाउंड में चाहिए या यूरो में चाहिए, कोई और करेंसी चाहिए तो आप उसको एक्सचेंज करा सकते हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट उसका नाम का भी होता है। तो पहला आंसर है कि यस, वो क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता है, सच दैट प्रोसीड्स कैन बी पेड इन जीबीपी, ताकि जो पेमेंट मिले उसको जीबीपी में ही मिले, ना कि डॉलर में। तो पहला आंसर है यस, बी करेक्ट है। फिर तीसरा है बैंक कैन पे इन जीबीपी बट टू हिम ओनली। बोल रहा है कि बैंक जीबीपी में पे करेगा सिर्फ, लेकिन उसी को करेगा, उसी एनआर को करेगा। चौथा बोल रहा है बैंक कैन मेक ए डायरेक्ट रिमिटेंस टू हिज सन इन जीबीपी एज थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी रिमिटेंस अलाउ है, तो वो खुद को चाहे तो खुद को भी कर सकता है और चाहे तो अपने सन को भी भेज सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, बट टू हिम ओनली, सिर्फ खुद को करेगा तो ये गलत हो गया। पहला बोला कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक ही नहीं कर सकता, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए होता है कि अगर आपको एक करेंसी में नहीं चाहिए, आपको दूसरी करेंसी से काम है, तो आप दूसरी वाली करेंसी में बुक करा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बी एक हमारा इसका करेक्ट आंसर है और डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो पहली बात, वो फॉरवर्ड करेंसी जो है, फॉरवर्ड करेंसी क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकता है, जिसके तहत उसको पैसा डॉलर में नहीं जीबीपी में मिलेगा। दूसरी बात कि वो चाहे तो किसी थर्ड पार्टी, यानी उसका जो सन है, थर्ड पार्टी क्यों बोले, पहली पार्टी होगी बैंक, दूसरा पार्टी होगा खुद कस्टमर, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन, उसका बेटा, वो थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, तो उसको रिमिटेंस भेज सकता है, वो अभी अलाउ है। तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है
मिस्टर मोहनदास फ्रॉम ओमनी एक्सपोर्टर्स वांट टू नो, मोहनदास एक एक्सपोर्टर है, ही वांटेड टू नो वेदर द इंटरेस्ट सबवेंशन इज एप्लीकेबल टू हिज पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट एक लोन लिया जाता है जिसके तहत जो प्री शिपमेंट होता है, मतलब शिपमेंट करने से पहले जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको पैसे का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि वो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको लेबर्स को पेमेंट करनी है, उसको किराया देना है, तो ऐसे करके छोटे मोटे करके बहुत सारे पैसे का उसको जरूरत पड़ता है। छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं जहाँ उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो उस पर्पज के लिए एक्सपोर्टर चाहे तो बैंक से पैकिंग क्रेडिट लोन ले सकते हैं। तो वो जो मोहनदास जो कि एक्सपोर्टर है वो जानना चाहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब इंटरेस्ट में थोड़ा सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, जनरली बैंक 6 मंथ ऐसा टाइम टाइम रखता है कि अगर इस टाइम तक अगर आपका पेमेंट आएगा तो हम आपको कुछ इंटरेस्ट में डिस्काउंट देंगे, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो एक्सपोर्टर जानना चाहता है कि अगर वो पैकिंग क्रेडिट लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इस फर्म डील्स विद मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स एंड हैज, तो बोल रहा है कि उसकी जो फर्म है उसका 5 करोड़ का प्लांट और मशीन में इन्वेस्टमेंट है और वो पिकल्स का मैन्युफैक्चर का काम करती है। ठीक है, तो आंसर क्या है? यस। आपको मालूम है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें एसएमई भी आता है, तो इसीलिए इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन उनको अलाउ है। तो एक्सपोर्टर आता है क्योंकि जो कंट्री है वो चाहती है, आरबीआई जो चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। और हम कुछ भी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, बाहर से सोना, गोल्ड कुछ भी मंगाते हैं तो हमें पेमेंट वहीं की करेंसी में करनी पड़ती है। तो एक्सपोर्टर्स वही है जो कि फॉरेन करेंसी अर्न करके दे रहे हैं। बहुत से एनआरआई से जो बाहर सेटल है वो जॉब कर रहे हैं, वो भी अपने फैमिलीज को भेज रहे हैं, वो भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एक्सपोर्टर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसीलिए ये जो एसएमई सेक्टर है उसमें एक्सपोर्टर है और वो प्राइवेट सेक्टर में आता है, इसके तहत उनको इंटरेस्ट में थोड़ा सब्सिडी दिया जाता है। लेकिन वो कुछ फिक्स टेन्योर है, जैसे 6 मंथ में अगर पेमेंट आए तब तक, उसके बाद उनको जो है सबमिशन नहीं मिलता है। तो इंटरेस्ट सबमिशन उनके लिए अलाउ होती है। ठीक है, क्योंकि एसएमई यूनिट है तो इंटरेस्ट सबमिशन को अलाउ है, तो उसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है कि ही वांटेड टू नो इफ ही कैन गिव सम क्रेडिट, मतलब एक्सपोर्टर ने तो सामान बना के भेज दिया अब्रॉड में, तो जो बायर है लेने वाला, तो क्या बोल रहा है कि क्या उसको कुछ टाइम दे सकता है। ही सेंड हिज एक्सपोर्ट बिल ऑन कलेक्शन बेसिस थ्रू बैंक, उसने अपने बैंक को कलेक्शन के लिए बिल तो भेज दिया। हिज यूनिट इज सिचुएटेड इन विसिनिटी ऑफ ब्रांच, तो ब्रांच के ही वहीं पे उसका यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है। कौन सा? मिस्टर मोहनदास का जो एक्सपोर्ट यूनिट है, जो फॉर्म है, उसकी बात हो रही है। तो टाइम लिमिट है कि जो एक्सपोर्ट बिल का है रियलाइजेशन आपका 12 मंथ्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका एक्सपोर्ट बिल है तब से जब आपने शिपमेंट की तब से 12 महीनों के अंदर अंदर आपका जो रियलाइजेशन है वो हो जाना चाहिए। अभी जो रियलाइजेशन वर्ड है इसका क्या मतलब है? रियलाइजेशन का वर्ड का मतलब है कि जो पेमेंट है आपको मिल चुकी है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर भेजे, सॉरी कुछ सामान बाहर भेजा, तो आपने एक्सपोर्ट किया, बदले में आपको क्या मिला? आपको बिल मिला। ठीक है, तो उस बिल का जब पेमेंट आएगा तो आप बोलोगे बिल का रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन मतलब उस बिल के नाम पे पैसा आपको मिल चुका है। तो टाइम लिमिट क्या है रियलाइजेशन की? 12 मंथ्स है, 12 महीने के अंदर अंदर आपको जो एक्सपोर्ट बिल है उसको रियलाइजेशन करा लेना है। तो वही है कि क्या उसमें पूछा था ना कि क्या वो कुछ टाइम दे सकता है, तो एजम यही आंसर कर रहा है कि आप उसको मैक्सिमम 12 महीने, जितना भी आप टाइम देना दीजिए, पर 12 महीने के अंदर अंदर, शिपमेंट के 12 महीने के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए, यानी एक्सपोर्टर को पैसा आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है कि जो बेसल कमेटी है कैपिटल रेगुलेशंस को लेके, उसमें तीन जो है पिलर बताए थे। ठीक है, बेसल 3 में 3 पिलर थे। तो पहला पिलर बोला है कि मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, दूसरा बोला है सुपरवाइजर रिव्यू, तीसरा बोला रिस्क मैनेजमेंट। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से सही है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे आप याद कर सकते हैं कि मिनिमम सुपर मार्केट, ऐसे करके याद कर सकते हैं, मिनिमम सुपर मार्केट। तो पिलर वन में बात कर लिए कि मिनिमम कैपिटल, कि कितना मिनिमम कैपिटल बैंकों को रखना है। दूसरा सुपरवाइजर रिव्यू, मतलब जो सुपरवाइजर है उसको भी बैंकों को देखना है कि कितना वो कैपिटल रख रहा है, सुपरवाइजर प्रॉपर सुपरवाइज करेगा। और तीसरा मार्केट डिसिप्लिन, मतलब मार्केट में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बैंकों को रखनी, कुछ भी हाइड नहीं करना, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डर को बैंकों की करेक्ट पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन। तो पिलर 3 है मार्केट डिसिप्लिन, और यहाँ बोला रिस्क मैनेजमेंट, तो इसलिए ये गलत हो गया। पहला पिलर है मिनिमम कैपिटल, मतलब मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, मतलब मिनिमम कैपिटल रखनी है, वो पहला पिलर ठीक है। दूसरा है सुपरवाइजर रिव्यू, मतलब सुपरवाइजर प्रॉपर सब देखेगा, बैंकों को रिव्यू करेगा कैसे वो कर रहा है, तो वो भी सही है। लेकिन तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन, और यहाँ लिखा है रिस्क मैनेजमेंट, इसलिए तीसरा वाला गलत हो गया। सिर्फ ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो सिर्फ पहला और दूसरे वाला आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला बहुत पूछ रहे थे, ये वाला क्वेश्चन आपका आता है, ये ऑलरेडी, ये सब एक साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया कि बेसल 3 पिलर में कौन सा है, पहला कौन सा है? मिनिमम कैपिटल। आपको मालूम होगा कि बैंकों को अपना जो भी जैसे मान लीजिए 100 रुपए का लोन दिया तो उसमें से 9% का, वैसे बेसल कमेटी ने तो 8% बोला है, पर आरबीआई ने बैंकों को 1% एक्स्ट्रा बोला है, तो बैंक 9% का पैसा कैपिटल एडिक्वेसी के नाम पे रखता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम कैपिटल। ऐसे सुपरवाइजर रिव्यू, मतलब जो सुपरवाइजर है कौन है, आरबीआई, वो बैंकों को चेक करेगा, देखेगा कि बैंक कैसे काम कर रहे हैं। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू। और ऐसी मार्केट डिसिप्लिन, मतलब मार्केट में डिसिप्लिन बना रहे, बैंक अपनी मनमानी ना करे।
और वैसे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बैंक अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिस्क को मैनेज करना, ताकि बैंक डिफॉल्ट ना करे, बैंकों की कंडीशन खराब ना हो। तो इसीलिए बैंकों का जो लोन है उसमें जो रिस्क है उसको प्रॉपर मैनेज किया जाता है। तो मैंने बस आपको यहाँ पे लिख ही थे टर्म, इसका मतलब बताया, बट वो बेसल 3 के नॉर्म में नहीं है। ठीक है, पिलर 1 में है मिनिमम मार्केट कैपिटल मार्केट, दूसरा सुपरवाइजरी, और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेपो रेट इज रिड्यूस बाय आरबीआई। जब आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करता है तो क्या होता है? पहली बात, रेपो रेट होता कौन सा रेट है? बैंक जो है, अगर बैंकों को पैसा कम पड़ गया, मतलब जैसे मान लीजिए बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, बैंकों को पैसा चाहिए, तो एक तो बैंक क्या करते हैं, अपने साथी बैंकों से, मतलब इंटर बैंक आपस में एक दूसरे से लोन ले लेते हैं। पर कई बार मान लीजिए ए बैंक और बी बैंक से लोन लेने जा रहा है कि मुझे कुछ पैसा उधार में चाहिए, बी बैंक बोलेगा कि मेरी भी अभी कंडीशन ठीक नहीं चल रही, मुझे भी लिक्विडिटी का इशू है। तो जब सभी बैंक आपस में एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे, तो लास्ट में आरबीआई का नाम है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब जब सारा रास्ते बंद हो जाएंगे तो आरबीआई का रास्ता हमेशा बैंकों के लिए खुला रहता है। तो उसी के तहत बैंक आरबीआई से भी लोन ले देख सकते हैं। ठीक है, आरबीआई जैसे हर जगह कुछ भी आप किसी से लोन ले रहे हो तो कुछ भी फ्री में नहीं होता है, हर किसी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऐसे आरबीआई आपकी मदद तो करेगा, पैसे तो देगा, पर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो उसी इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट है, कि जब बैंक बैंकों को लिक्विडिटी का इशू है, बैंकों को पैसे चाहिए और वो आरबीआई से पैसे मांगता है, लोन मांगता है, तो आरबीआई उसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई बैंकों से चार्ज करता है, बदले में उनको पैसे देता है। बोल रहे हैं व्हेन रेपो रेट इज रिड्यूस, जब आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, मान लीजिए पिछले महीने 6% था, इस महीने बोला 4% पे आप लोन ले जाइए, तो बैंकों को सस्ते में इंटरेस्ट रेट में लोन मिलने लगेगा आरबीआई से। उससे क्या होगा, लिखा है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई। तो यानी जो कॉस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, एक तरह से कॉस्ट है, जो भी आप लोन ले रहे हैं, उधार कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो बोरोइंग की कॉस्ट है कौन, इंटरेस्ट रेट। तो जब रेपो रेट कम हो गया तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, किसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बैंकों की, जो कि आरबीआई से वो ले रहा है लोन, तो वो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है। कब, जब रेपो रेट रिड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कि जब रेपो रेट कम होगा तो बैंकों का जो कॉस्ट बोरोइंग है आरबीआई से वो कम हो जाएगा। ऐसे अगर इसको उल्टा पूछते हैं कि जब रेपो रेट बढ़ा देता है आरबीआई, तब तब जो है इंक्रीज हो जाता है जो बैंकों का, क्योंकि रेपो रेट है क्या, रेपो रेट है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब क्या कॉस्ट बैंकों को पे करनी पड़ रही है आरबीआई से लोन लेने के लिए। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर ये कम हो जाता है तो बैंकों की बोरोइंग कॉस्ट महंगी हो जाती है, अगर ये बढ़ जाएगा तो महंगी हो जाएगी। ऐसे एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट तो मतलब बैंकों को पैसा कम पड़ गया, लिक्विडिटी कम है, तो आरबीआई से लोन लेते हैं। रिवर्स रेपो कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत लिक्विडिटी है, और कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में भी आरबीआई बैंकों की मदद करते हैं। बैंक जैसे अपने दूसरे बैंक को बोलेगा मेरे पास इतना पैसा, आप मेरे से लोन ले लीजिए, तो दूसरा बैंक बोलेगा मेरे पास भी बहुत सारा पैसा, तो जब बैंक आपस में एक दूसरे की नहीं मदद कर रहे हैं, तो फिर से आरबीआई उनकी मदद करता है। तो बैंकों को आरबीआई बोलता है, सॉरी, बैंक आरबीआई को बोलते हैं कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है, तो उसके लिए भी आरबीआई मान जाता है कि ठीक है, तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आप मेरे पास रख सकते हो, और बदले में आरबीआई उनको इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, किसको, बैंकों को। और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसी को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो नाम भी लग रहा है, रेपो रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा हो गया, उल्टा मतलब रेपो में आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, रिवर्स रेपो में बैंक, जनरली बुक में ऐसे लिखा होता है कि बैंक आरबीआई को लोन देते हैं, पर आरबीआई को पैसे का जरूरत नहीं है। तो एक तरफ से बैंक जो एक्सेस उसके पास पैसा है उसको आरबीआई के पास रखवाता है, और उसके लिए भी आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट रेट पे करता है, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है, इसका मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट आरबीआई के पास पैसा रखने में बैंकों को मिल रहा है, तो उसके इसमें बैंक क्या करते हैं कि आरबीआई के पास ही पैसा रखवाते हैं, मार्केट में पैसा कम देते हैं। ऐसे इसका उल्टा भी होता है, जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है तो आरबीआई के पास बैंक पैसा नहीं रखाते, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम है, मतलब उनको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो आरबीआई के पास नहीं रखवाते, बेटर वो मार्केट में इंटरेस्ट देना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह से मार्केट में लिक्विडिटी कौन है, आरबीआई कंट्रोल करता है, रिवर्स रेट को, रिवर्स रेपो रेट को घटा और बढ़ा के मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसको प्रॉपर कंट्रोल करता है, कौन, आरबीआई। ठीक है, तो रेपो रेट कौन सा है, जिस रेट पे बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है, और रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख रहा है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और एक और चीज, कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, मतलब अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, लिक्विडिटी रहेगी, फिर इन्फ्लेशन आ सकता है, पैसों की जो है वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएगी, तो उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई उसके इसमें रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा मतलब बैंक को जो अपना पैसा आरबीआई पे रख रहा है उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलने लगेगा, तो उस केस में बैंक खुशी खुशी आरबीआई के पास पैसा रखवाते हैं, और मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं देते, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा हुआ है, आरबीआई के पास उनको 100%
कंफर्म है कि पैसा सेफ है और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो उसके वजह से बैंक आरबीआई के पास पैसा रखवाते हैं, ना कि मार्केट में लोगों को देते हैं। तो लोगों के पास जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया होता है उसको कंट्रोल इस हिसाब से किया जाता है। जैसे आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, तो उस केस में वो रिवर्स रेपो कम कर देते हैं। कम करने से बैंकों को जो पैसा इंटरेस्ट मिल रहा था आरबीआई से कम हो जाएगा, तो बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट ना देके मार्केट में इंटरेस्ट देना, लोन देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लोगों को ज़्यादा लोन करके ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो मार्केट की जो लिक्विडिटी वो बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जब आरबीआई को लगता है लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो वो रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है तो रिवर्स रेपो रेट को भी वो कम कर देता है। ठीक है, इस हिसाब से आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की हेल्प से मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैमल्स रेटिंग जो आरबीआई के द्वारा दी जाती है, इंटरनेशनल है, बैंकों के लिए यूज की जाती है। तो उसमें जो सी लेटर है वो क्या बताता है? कैमल्स में सिर्फ सी का आपका ऐसा इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी क्या बताता है, लेकिन मैंने इसके जो सभी है, CAMELS, सभी का यहाँ पे लिखा है। सो सी इसमें बताता है कैपिटल एडिक्वेसी, बैंकों को कितनी कैपिटल रखनी है। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है? जैसे 9% अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, बेसल ने बोला था वैसे 8% है, बट इंडिया में जो आरबीआई है उसने बोला कि 9% रखने पड़ेगा। तो जिसको पहला लेटर है सी, वो बोलता है कैपिटल एडिक्वेसी बैंकों को कितनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, आरबीआई जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रेटिंग यूज करता है, वो टर्म है कैमल्स। इसमें जनरली 1 to 5 ऐसे रेटिंग दी जाती है। 1 एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी रेटिंग है, 5 एक वीक रेटिंग है इसमें मानी जाती है। ठीक है, सो ऐसे सी हमारा हो गया कैपिटल एडिक्वेसी। सी के बाद नेक्स्ट लेटर है ए। ए होता है असेट क्वालिटी, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी तो समझ गए ना, बैंकों को कितनी कैपिटल रखनी है। दूसरा असेट क्वालिटी, मतलब बैंकों की असेट की क्वालिटी कैसी है। असेट क्वालिटी का मतलब बैंकों के पास जो लोन है, असेट कौन होते हैं बैंकों के? बैंकों के जो लोन है, हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, एसएमई सेक्टर लोन, एक्सपोर्ट लोन, जिस भी टाइप के लोन है वो सभी असेट में आते हैं। असेट क्वालिटी, अच्छी असेट क्वालिटी बोलेंगे स्टैंडर्ड लोन, खराब क्वालिटी वीक लोन, जो एनपीए हो गए, डिफॉल्ट हो गए, पेमेंट नहीं आ रहा। तो ये चेक किया जाता है कि बैंकों की असेट की क्वालिटी कैसे है, उसके पास लोन किस टाइप की, क्या बहुत ज्यादा एनपीए है तो उनकी एसेट क्वालिटी बहुत खराब होगी। अगर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लोन है तो एसेट क्वालिटी अच्छी होगी। तो जो ए है वो एसेट क्वालिटी बताता है। ऐसी एम बैंकों के मैनेजमेंट के बारे में बताता है, वो कैसे मैनेज कर रहा है। ई बैंकों की अर्निंग बताता है कि कितना बैंकों को अर्न हो रहा है। एल लिक्विडिटी के बारे में बताता है कि बैंकों के पास कितनी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब जब भी पैसे का जरूरत पड़ा तो उनके पास पैसा कितना अवेलेबल है, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। ऐसे एक सेंसिटिविटी, मतलब मार्केट के इन्वायरमेंट से बैंकों का कितना सेंसिटिव है, बैंकों को कितना इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के फैक्टर से चेंज हो रहे हैं, मतलब वो कैसे, कितना सेंसिटिव है मार्केट के हिसाब से, वो कौन होता है हमारा सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे सिर्फ सी बोला था कैपिटल एडिक्वेसी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, एम क्या है, ई क्या है, एल क्या है, एस क्या है। तो सर मैंने सभी का मीनिंग आपको यहाँ डिटेल में बता दिया। सी कैपिटल एडिक्वेसी, ए एसेट क्वालिटी, एम मैनेजमेंट, ई अर्निंग, एल से लिक्विडिटी, और एस से सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, मार्केट के हिसाब से कैसे बैंक सेंसिटिव है, खुद को कितना बैंक संभाल पाएगा मार्केट के फैक्टर्स से, उनसे बैंकों को कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा सेंसिटिविटी। इसके साथ ये वाला आपका जो स्लाइड है कंप्लीट हो गया। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को आप देख लीजिए, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। और एबीएम के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स अरेंज कराए हैं। और ऐप में भी पहले कुछ इश्यूज था जिसकी वजह से ऐप में कुछ रेटिंग ऐसा आया था कि ऐप वर्किंग नहीं कर रहा। तो उसी वजह से आपका थोड़ा सा रेटिंग सही नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपका जो ऐप है वो एक टाइम के लिए थोड़ा सा काम नहीं किया था, 1-2 महीने पहले की बात है। तो वो रेटिंग अभी तक है। तो अगर आपको ऐप सब सही लग रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसका रेटिंग अच्छे से, जो भी आपका करेक्ट रेटिंग लगता है वही आप उस ऐप को रेटिंग दीजिए, जो भी आपने टू हैंड्स का ऐप डाउनलोड किया हुआ है। चलिए इन वीडियोस को देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।